बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। साथियों, अब मैं चाहूंगा जिनका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, युवा दिनों की धड़कन, इस देश के अंदर युवा दिनों के हृदय सम्राट परम सम्माननीय माननीय आकाश आनंद साहब से चाहूंगा कि आए आज इस दिल्ली की धरती पर हम सब युवाओं को मार्गदर्शन दें। परम सम्माननीय माननीय आकाश आनंद साहब। जय भीम। दोबारा जय भीम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप में इतना जोश है। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारी माताओं बहनों के लिए। हमारी माताएं बहनें जो अपना कामकाज छोड़कर दिन का हमें यहाँ पे इतना समय निकालकर सुनने आए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी बड़े बुजुर्गों के लिए। आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी डायरेक्शन जो आप हम युवा साथियों पर कृपा करते आए हैं, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी युवा साथियों के लिए। बहुत समय हो गया, काफी समय से हमारे युवा साथी इधर उधर भटक रहे थे, परंतु जब से बहन जी ने 50% युवा साथियों का हक बनाया है पार्टी की हर स्तर की कमेटी में, तब से सारा युवा साथी बसपा में वापस आ गया। एक बार जोरदार तालियां हमारे गायकों के लिए। आप इतनी देर से हमारी पूरी जनता को मनोरंजन करते आए, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, बिरसा मुंडा जी, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, तांत्या भील मामा जी, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी नमन करता हूं। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही,
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अपने सभी एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। साथियों, मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आज यहां मंच पर मौजूद हमारे सभी बड़े छोटे पदाधिकारी और सभी कार्यकर्तागण का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इतनी मेहनत से इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना पूरा मन, तन और धन लगा दिया। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बात बताना चाहूंगा। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखना चाहा, तो वो उन्होंने इस मंशा से लिखना चाहा कि वो एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने लोकतंत्र की कुछ इस तरह व्याख्या की थी। मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, उसके बाद इसको हिंदी में समझाऊंगा। A form and a method of government whereby revolutionary changes in economic and social life of people are brought about without bloodshed। साथियों, बाबा साहब के विचारों का भारत कुछ इस तरह होता। साथियों, जहां पर स्कूलों में बच्चों के बीच भेदभाव ना हो, वैसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। साथियों, जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, वैसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। साथियों, जहां हर जाति और हर धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। परंतु दुख तो इस बात का है साथियों कि हमारे एमपी में बीजेपी की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं, कुछ लोग, मनुवादी लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, उनके हिसाब से चल रही है। साथियों, आप सब श्रीमती भारती कसडेकर जी के बारे में जानते हैं कि किस तरह उनके परिवार के साथ, उनके परिवार के 5 सदस्यों के साथ यहां पे बेदर्दी से उनके 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। साथियों, हैरानी की बात यह नहीं कि उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। यहां पर हत्या होना अब आम बात हो गया है। परंतु हैरानी की बात यह है कि जब भारती जी 200 किलोमीटर पैदल चलकर अपने ही जाति के गवर्नर जी से मिलने आई, मदद मांगने आई, तो गवर्नर साहब ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। साथियों, इस मनुवादी सोच रखने वाली सरकार में लोग ऐसे हैं कि चाहे उनकी जात और धर्म आपसे मिलती हो, परंतु उनकी सोच आज भी उन मनुवादी लोगों की तरह है। साथियों, जिस सरकार में अपने ही समाज के लोग मदद करने से इनकार कर दे, वो सरकार के बारे में आप सब बखूबी जानते हैं। साथियों, आप लोगों ने रामजी लाल अहिरवार के बारे में भी सुना होगा कि किस तरह दो लोगों ने, दो मनुवादी सोच रखने वालों ने उनकी मार मार के, पीट पीट कर हत्या कर दी। और किस बात पर उनकी हत्या कर दी? इस बात पर कि उन्होंने उन्हें
माचिस देने से इनकार कर दिया। साथियों, यह शासन है इस बीजेपी की सरकार का, जहां पर हमारे समाज बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। अभी 8-10 दिन पहले की बात है, आप सबने सुना होगा कि किस तरह एक 15 साल की बच्ची का बलात्कार कर उसे उज्जैन की सड़कों पर फेंक दिया मरने के लिए। साथियों, ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं उन 16,900 में से, जिनके आज भी परिवार उस दर्द से गुजर रहे हैं जिसका मैं दुख शब्दों में बयान नहीं कर सकता। साथियों, इन कांग्रेस और बीजेपी वालों की अगर मैं दोनों शासनकाल के दिन मिला दूं, तो हमारे समाज के खिलाफ अत्याचारों की घटनाओं के किस्से इनके शासनकाल के दिनों से भी ज्यादा हो जाएंगे। पर साथियों, अब समय आ गया है इन सब को उल्टा जवाब देने का। कमलनाथ जी और शिवराज जी को बताने का कि हम पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं भूले हैं, और अब जब आप हमारे बीच में आएंगे तो हम आपको बता बता के याद दिलाएंगे कि किस तरह हमारे 16,000 से ज्यादा परिवारों के साथ जो अत्याचार का हुआ है, उसका बदला हम यहां मध्य प्रदेश की हर एक विधानसभा पर बसपा का परचम लहरा कर लेंगे। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने का। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था हर वर्ष 10 लाख नौकरी देने का। उन्होंने वादा किया था कि हर सरकारी कॉलेजेस में मुफ्त शिक्षा देने का। पर आज यहां आप सबके बीच में खड़े होकर मैं पूछता हूं, इनमें से कितने वादे पूरे हुए? साथियों, वादे तो पूरे करे नहीं, पर उन्होंने पिछले 2.5 साल में बहुत काम करा है, बहुत काम किया है, बहुत मेहनत करी उन्होंने। वो भारत में अपने मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर पे लेके आए हैं। आप लोगों को पता नहीं, मैं बताता हूं। शिवराज जी की सरकार नंबर 1 पहुंच गई पूरे भारत में हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार करने में। शिवराज जी ने अपनी सरकार को नंबर 1 बना लिया हमारे SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यक समाज को पे अत्याचार करने में। साथियों, शिवराज जी ने नंबर 1 बना दिया MP को हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करने में। और ये मैं कोई अपने मन से, दिल से कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं। ये सरकारी डेटा बोलता है कि इनके शासनकाल में कितना अत्याचार हुआ है हमारे सर्व समाज पर। अभी हमारे भाई बोले यहां पे कि आदिवासी समाज पे मूता है। साथियों, आदिवासी समाज नहीं, सारे सर्व बहुजन समाज पे इन्होंने मूता है। इसका जवाब अब आपको देना होगा। इस बारी जब ये आपके बीच में आए तो पूछना नहीं कि आपने क्या काम किया, पलट के बताना कि भाई साहब आप आए तो जरूर हैं, पर अब आपके जाने का समय आ गया है। साथियों, इन्हीं मामलों पे जब जनता ने इनके गृह मंत्री से सवाल किया कि भाई आपके प्रदेश में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है,
तो उनके गृह मंत्री पलट के जवाब देते हैं कि भाई हमारी पुलिस 24 घंटे काम कर रही है, इसलिए वो सारा क्राइम रिकॉर्ड कर रही है। भाई जब आपका गृह मंत्री, जब कोई ऐसा आदमी आपको पलट के ये जवाब दे कि भाई क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि क्योंकि हम सारे केस दर्ज कर रहे हैं, तो कभी कभार महसूस होता है कि ये हम पे हमारी सेवा नहीं कर रहा, हम पे एहसान कर रहा है। साथियों, या तो वो आदमी हम पर एहसान कर रहा है, या जो आदमी ऐसा जवाब दे वो बिल्कुल ही निहायती बेवकूफ और गधा आदमी है। क्यों? इसीलिए सरकार में बिठाया था आपको। आज जनता पूछेगी, चुनाव आ रहा है, पूछेगी कि पुलिस को सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए रखा था या फिर हमारी जनता को, हमारे समाज को बचाने के लिए रखा था। साथियों, चाहे जो भी बात रही, अगर कोई व्यक्ति ऐसा जवाब दे जो उस पद पर बैठता है, तो उस आदमी को उस पद पे बैठने का कोई हक नहीं। और जो मुख्यमंत्री ऐसे आदमी को अपने पद में बैठने दे, उस मुख्यमंत्री को सरकार चलाने का कोई हक नहीं। तो साथियों, आज इन्हीं हरकतों की वजह से बीजेपी को अपने केंद्र मंत्री चुनाव में उतारने पड़ रहे हैं। पर शायद वो भूल गए हैं कि बसपा ने यहां पर 2 बारी मुख्यमंत्री को हराकर वापस भेजा है, तो ये केंद्र मंत्री आपके सामने क्या कर पाएंगे। साथियों, अगर बीजेपी अपने 2.5 साल में इतनी तरक्की कर पाई है, तो कांग्रेस कुछ कम नहीं। साथियों, कांग्रेस इतने सालों से यहां पर सरकार चलाती आई है, पर जब आप उनसे पूछेंगे कि भाई चुनाव आ रहा है, आप अपने काम बताइए कि आपने करा क्या इतने सालों तक, तो वह आपके सामने आके एक मैनिफेस्टो खड़ा कर